आज हम लोग बात करेंगे किसी फंक्शन की लिमिट के बारे में। लिमिट शब्द सुन के आपको तो ऐसा लग रहा होगा आप लिमिट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपको लग रहा होगा कि जो आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं लिमिट के बारे में कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसा कहा जाता है अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो। नहीं, लिमिट में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो भी लिमिट को बोल दिया जाता है एग्जिस्ट कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वह सारी बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। आप जो इंटरमीडिएट में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वह रिजल्ट पढ़े हुए थे, वह रिजल्ट एक पर्टिकुलर रिजल्ट है। हम लोग यहाँ पर लिमिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लिमिट की डेफिनेशन सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, बाकी कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं है लिमिट की। तो हम लोगों को बीएससी पार्ट 1 में लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ना है, न कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट करना है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत होगी, क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट। तो किसी सेट का क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है। तो क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सेट, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए पॉइंट C in R, मतलब a real number is called cluster point of A if every open interval containing C as a midpoint contains at least one point of A of set A other than C। इस डेफिनेशन का पहले मतलब समझ लेते हैं। आपके पास कोई सेट है A और वह जो है R का सबसेट है। तो मान लिया ये रियल लाइन हमने बनाया और A जो है R का कोई सबसेट है। तो मान लेते हैं A जो है यहाँ से यहाँ तक है। इस सेट को हमने A नाम दिया, यह सेट A है। तो कोई पॉइंट C जो R का मेंबर है, मतलब जो C हम ले रहे हैं वह R का कोई मेंबर हो सकता है, मतलब A के अंदर भी हो सकता है, A के बाहर भी हो सकता है। तो C जो है R का मेंबर है, न कि सेट A का मेंबर है। A का हो भी सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ C कहीं हो सकता है। तो एक रियल नंबर को इस सेट A का क्लस्टर पॉइंट कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा इफ़ एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग C एज अ मिड पॉइंट, मतलब जितने ओपन इंटरवल बना सकें और C उसका मिड पॉइंट रहना चाहिए। जैसे आप कोई इंटरवल बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 4 6, अगर हम कहें इस इंटरवल के मिड पॉइंट बताइए तो इसका मिड पॉइंट 5 होगा। 4 + 6 और आधा कर लीजिए। तो कोई पॉइंट अगर हम आपको दे दें तो हम आपसे कहेंगे कि जो है ऐसा ओपन इंटरवल बनाइए जिसका यह पॉइंट मिड पॉइंट हो। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से बराबर दूरी दोनों तरफ चले जाइए, इधर जितना दूर जाइए उधर इतना दूर आइए। आपको ओपन इंटरवल का मतलब बताया जा चुका है पिछली क्लास में। अगर हम आपको कोई पॉइंट दे दें और आपसे कहें आप हमें ऐसा ओपन इंटरवल बना के दिखाइए जिसका यह पॉइंट मिड पॉइंट हो, तो आप बराबर दूरी दोनों तरफ चले जाइए और एक इंटरवल बना दीजिए, तो यह पॉइंट इस इंटरवल का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग C एज अ मिड पॉइंट, मतलब C को मिड पॉइंट मान के जितने भी ओपन इंटरवल बनाए जा सके, यहाँ पर एवरी वर्ड पे ध्यान देना है, जितने भी ओपन इंटरवल बनाए जा सके उन सभी में इस सेट A का कम से कम एक मेंबर, यहाँ एटलीस्ट को ध्यान देना है आपको,
सी को मिड पॉइंट मानकर जितने भी ओपन इंटरवल बनाए जा सकें उन सभी ओपन इंटरवल में इस सेट ए का कम से कम एक मेंबर जरूर रहना चाहिए और अदर देन सी लिखा हुआ है, मतलब सी के अलावा कम से कम एक मेंबर जरूर रहना चाहिए। इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने सी आपको यहाँ दे दिया, सी को इस सेट का क्लस्टर पॉइंट तब बोलेंगे जब सी को मिड पॉइंट मान के जितने भी ओपन इंटरवल बना सकें सब में इस सेट का कम से कम एक मेंबर रहना चाहिए और सी के अलावा रहना चाहिए। तो अब समझिए कब लिमिट क्लस्टर पॉइंट कब नहीं बोलेंगे। क्लस्टर पॉइंट को लिमिट पॉइंट भी बोला जाता है, तो मैंने यहाँ लिमिट पॉइंट इसलिए नहीं लिखा है कि लिमिट वर्ड से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो यह लिमिट हमने लिखा यह फंक्शन की लिमिट है, और इसको लिमिट पॉइंट लिखेंगे तो यह सेट का लिमिट पॉइंट है। लिमिट किसी फंक्शन की निकाल रहे हैं और जो इसको लिमिट पॉइंट भी कहा जाता है, और यह जो लिमिट पॉइंट वर्ड है यह किसी सेट का लिमिट पॉइंट, फंक्शन का लिमिट पॉइंट नहीं, सेट का लिमिट पॉइंट, और लिमिट किसकी, फंक्शन की लिमिट। तो आपको यह सोचना है कि सी को इस सेट ए का क्लस्टर पॉइंट कब नहीं बोलेंगे। अच्छा, कब बोलेंगे, जब हर ओपन इंटरवल जो सी को मिड पॉइंट मान के बनाए सब में इस सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए और सी के अलावा, तो बोलेंगे। अच्छा, कब नहीं बोलेंगे, तो जब सब में रहेगा तो बोलेंगे हाँ क्लस्टर पॉइंट है। तो इसका मतलब कम से कम एक ओपन इंटरवल आप ऐसा बना दीजिए जो जिसमें जो है सेट ए का कम से कम एक मेंबर ना हो, तो बोलेंगे वह क्लस्टर पॉइंट नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है कि जो है सी इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है कि नहीं है, तो आपको करना क्या है, सी को मिड पॉइंट मान के ओपन इंटरवल बनाइए। तो अगर हम आपसे कहें कि किसी पॉइंट को मिड पॉइंट मान के कितने ओपन इंटरवल बनाए जा सकते हैं, आप इतना छोटा बना सकते हैं, इससे बड़ा बना सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, बराबर दूरी जाना है तो किसी पॉइंट को मिड पॉइंट मान के छोटा बड़ा करते जाइए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है ओपन इंटरवल बनाया जा सकता है। तो सी को मिड पॉइंट मान के ओपन इंटरवल बनाने जा रहे हैं। देखिए हमने जो है इतना छोटा बना दिया, अब इस ओपन इंटरवल का मिड पॉइंट सी है, तो हम जितने भी ओपन इंटरवल मैं बनाऊं सबके अंदर इस सेट का कम से कम एक पॉइंट रहना चाहिए और जो है सी को छोड़ के रहना चाहिए। तो अब देखिए हमने तो एक ऐसा ओपन इंटरवल बना लिया जिसके अंदर इस सेट का कोई मेंबर है ही नहीं, इसका मतलब जो है सी इस सेट का क्लस्टर पॉइंट नहीं है। अच्छा, सी आपको हम अगर यहाँ पे दे दें, चेक करिए सी इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है कि नहीं है। तो कब क्लस्टर पॉइंट नहीं कहेंगे, जब आप एक इंटरवल बना दें इसको मिड पॉइंट मान के जिसमें उस सेट का कोई मेंबर ना आए अदर देन सी, तो देखिए यह इसका जो है क्लस्टर पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर सी अगर मैं यहाँ ले लूँ यहाँ पे, तो सी अगर यहाँ पर ले लूँ तो आप देखिए कोई भी अगर आप कितना भी छोटा बनाइए और कितना भी छोटा जो इंटरवल बनाइए सी को मिड पॉइंट मान के, और सी को अगर हटा दिया जाए तो उसमें जो है उस सेट के जो है कम से कम एक मेंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, तो यह वाला पॉइंट जो है क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, और किस स्थिति में क्लस्टर पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए सी एकदम यहाँ पर इसके सटा हुआ है, उसका भले से मेंबर नहीं है और जो सी है एकदम इस सेट से सटा हुआ है, तो इस केस में आप कितना भी छोटा जो है इंटरवल बनाएंगे आप देखेंगे उस इंटरवल में इतने हिस्से में देखिए सी को हटा भी देंगे तब भी इतने हिस्से में जो है इस सेट का तो कम से कम एक पॉइंट रहेगा, तो इस स्थिति में सी इसका क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई पॉइंट किसी सेट का क्लस्टर पॉइंट कब होगा कब नहीं होगा, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। क्लस्टर पॉइंट को नेबरहुड के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने जो है मिड पॉइंट वर्ड का यूज करके उसको डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो है जैसे हम मान लीजिए एक सेट ले लेते हैं ए बराबर, मान लीजिए हमने ले लिया 4 7। अब हमको इस सेट का मान लीजिए क्लस्टर पॉइंट चेक करना है, कौन कौन क्लस्टर पॉइंट होगा कौन कौन क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं ओपन इंटरवल का। 4 और 7 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल हमने लिया, तो यहाँ 4 यहाँ 7, तो सिर्फ इतना हिस्सा इसका ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर हम लोगों को यह पता करना है कि कौन कौन पॉइंट इस सेट का क्लस्टर पॉइंट होगा, चलिए इसके बाहर का कोई पॉइंट लेके सोचते हैं। क्या यह वाला पॉइंट इस सेट का, सेट ए यहाँ तक है,
यह जो ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्या यह वाला पॉइंट इस सेट का क्लस्टर पॉइंट होगा? नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कम से कम एक इंटरवल बना सकते हैं इस पॉइंट को सेंटर मान के, मतलब मिड पॉइंट मान के, जिसमें इस सेट का कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए जो है यह वाला पॉइंट जो है इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं हो सकता। उसी तरह से इधर कोई पॉइंट मैं आपको दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या यह वाला पॉइंट इसका क्लस्टर पॉइंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जो है एक इंटरवल बना सकते हैं सी को मिड, इस वाले पॉइंट को मिड पॉइंट मान के, जिस इंटरवल में इसके अलावा इसका कोई मेंबर नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए, मान लीजिए मैं इसके अंदर का कहीं पर कोई पॉइंट दे दूँ, मान लीजिए मैंने पॉइंट यहाँ दे दिया और मैं आपसे पूछूं यह पॉइंट जो है इस सेट ए का क्लस्टर पॉइंट है कि नहीं है? क्योंकि आप कोई इंटरवल बनाइए, कोई इंटरवल बनाने का मतलब किसी पॉइंट को सेंटर मान के, मिड पॉइंट मान के कितने इंटरवल आप बना सकते हैं? छोटा, बड़ा, ढेर सारे बना सकते हैं। तो इसको जो है मिड पॉइंट मान के जितने भी इंटरवल बनाएंगे, चलिए मान लीजिए हमने इसको बनाया और इस पॉइंट को ढक लीजिए, तो क्या उस इंटरवल में सेट ए का कम से कम एक मेंबर है? फिलहाल तो यहाँ बहुत ढेर सारे मेंबर हैं, क्योंकि ये जो है ओपन इंटरवल है, तो यह जितनी छोटे छोटे पॉइंट है सभी एक रियल नंबर हैं। तो देखिए, आप इस पॉइंट को मिड पॉइंट मान के जितने भी इंटरवल बनाएंगे ओपन इंटरवल, सब में इस सेट का कम से कम एक मेंबर रहेगा। इसी तरह से थोड़ा सा छोटा बनाएंगे उसमें भी रहेगा, बड़ा बनाएंगे उसमें भी रहेगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, उसमें भी सेट का, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, उसमें भी, तो इतना बड़ा कर लेंगे तभी तो इस सेट का जो है कम से कम एक मेंबर इस हिस्से में आ रहा है। तो इस पॉइंट को मिड पॉइंट मान के जितने भी ओपन इंटरवल बनाएंगे सब में इस सेट का कम से कम एक पॉइंट रहेगा और इसके अलावा रहेगा, इसलिए यह क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। मतलब सेट ए के अंदर का हर एक पॉइंट क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, जो 4 है इसको सोच लिया जाए कि यह वाला पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, और यह वाला पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होगा कि नहीं होगा। मतलब 4 भी बाहर का ही सदस्य है, बाहर का ही मेंबर है, 7 भी बाहर का ही मेंबर है, लेकिन 4 क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 को मिड पॉइंट मान के कितना भी छोटा आप इंटरवल बनाएं, उस इंटरवल में देखिए इतना हिस्सा तो ए का आ गया ना, तो उस इंटरवल में सेट ए के इतने पॉइंट तो मौजूद हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक सेट ए का हिस्सा है। आप कितना भी छोटा बनाइए या कितना भी बड़ा बनाइए, सभी में सेट ए के मेंबर मौजूद रहेंगे। देखिए उधर वाले हिस्से में सेट ए के मेंबर हैं कि नहीं हैं, चाहे छोटा बनाइए चाहे बड़ा बनाइए, सभी में सेट ए के मेंबर मौजूद रहेंगे। इसलिए यह 4 जो है सेट ए का क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से 7 को मिड पॉइंट मान के आप कितना भी छोटा इंटरवल बनाइए, उस इंटरवल में 7 के अलावा इस सेट का कम से कम एक मेंबर रहेगा, क्योंकि 7 एकदम उससे सटा हुआ है, तो 7 भी क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। तो इस ओपन इंटरवल के केस में ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट है सब तो क्लस्टर पॉइंट होंगे ही होंगे, बाहर वाले पॉइंट भी क्लस्टर पॉइंट हो जाएंगे, माने 4 भी और 7 भी क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, जो कि 4 और 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से अगर हम कोई क्लोज्ड इंटरवल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2, 5, तो 2, 5 आप लेंगे तो 2 तो इसका एलिमेंट है, 5 भी इसका एक मेंबर है, तो सेट ए यहाँ से यहाँ तक हुआ, यह हुआ सेट ए। तो यहाँ पर भी जो है बाहर का, जैसे वहाँ पे सोचे हैं तो बाहर का कोई एलिमेंट दे देंगे तो वह क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आप एक छोटा सा इंटरवल बना देंगे जिसमें वहाँ का कोई मेंबर नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दे दूँ तो भी नहीं होगा, 2 हो जाएगा क्लस्टर पॉइंट, क्योंकि कितना भी छोटा बनाएंगे उसमें जो है उस सेट का मेंबर मौजूद रहेगा। देखिए इधर वाले हिस्से में जो है सेट ए का मेंबर आएगा। उसी तरह से 5 भी क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, और इसके अंदर का कोई भी लेंगे इंटरवल बनाएंगे, कितना छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाइए, उसमें सेट ए का मेंबर आएगा उस पॉइंट के अलावा। तो इस सेट का हर एक पॉइंट क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, 2 भी क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, 5 भी क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, और उनके बीच की हर एक रियल नंबर इसका क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। कोई फाइनाइट सेट लेके सोच लिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने सेट ए ले लिया 1, 2, 3, एक फाइनाइट सेट। नंबर लाइन पे प्लॉट करके सोचना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, तो इसमें सिर्फ जो है 3 एलिमेंट हैं, एक फाइनाइट सेट है। चेक करते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट इसका क्लस्टर पॉइंट होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, मैंने पूछा यह पॉइंट इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है कि नहीं है। आप एक छोटा सा इंटरवल बना देंगे जिसमें इस सेट का कोई मेंबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह क्लस्टर पॉइंट है ही नहीं।
उसी तरह से पॉइंट मैं आपको यह दे दूँ, क्या यह पॉइंट जो है इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है? नहीं, क्योंकि आप एक छोटा सा इंटरवल बना देंगे जिस इंटरवल में इस सेट का कोई एलिमेंट ही नहीं आया, क्योंकि इस सेट में तो बीच का कोई हिस्सा है ही नहीं, इस सेट में 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है? नहीं है। जो अदर देन सी लिखा था उसका मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं क्या एक इस सेट का क्लस्टर पॉइंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक को मिड पॉइंट मान के आप एक इंटरवल बना सकते हैं जिसमें, अब अदर देन सी लिखा था, अब जिसको मिड पॉइंट मान रहे हैं उसको ढक के सोचिएगा हमेशा, ठीक है? जिसको आप मिड पॉइंट मान रहे हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा था क्लस्टर पॉइंट के? कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट अदर देन सी, माने सी को छोड़ देना है, सी को नहीं देखना है कि सी उसमें आ रहा है, उसके अलावा कम से कम एक मेंबर उसमें आना चाहिए। तो अब देखिए 1 को इस सेट का क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे कि नहीं? तो 1 को मिड पॉइंट मान के हम एक इंटरवल बना सकते हैं जिसमें 1 को ढकने जा रहा, 1 के अलावा इस सेट का कोई मेंबर है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब 1 को क्लस्टर पॉइंट नहीं बोलेंगे। उसी तरह से 2 को क्लस्टर पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 को मिड पॉइंट मान के मैं एक इंटरवल बना सकता हूँ जिसमें 2 के अलावा इस सेट का कोई एलिमेंट इतने हिस्से में है ही नहीं। इसी तरह से 3 को क्लस्टर पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं इस सेट के पास एक भी क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। दिस सेट हैज नो क्लस्टर पॉइंट। इस सेट के पास, तो आप इसी तरह से सोच सकते हैं कोई फाइनाइट सेट है तो उसके पास कोई क्लस्टर पॉइंट होता ही नहीं। तो अब आप क्लस्टर पॉइंट का मतलब जान गए हैं। अब हम जो है लिमिट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। आपको लिमिट की डेफिनेशन थोड़ा सा कठिन लग सकता है, बट आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक यही है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नहीं पढ़ना है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इसकी डेफिनेशन को समझना है। अब हम जो है लिमिट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। डेफिनेशन, लेट f be a function from a to r, be a function and C be a cluster point, C be a cluster point of A. We say a real number L is लिमिट ऑफ f एट c। अब if के बाद जो लिखने जा रहा हूँ यही काम की चीज़ है। if फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन डेल्टा विच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन greater than 0 such that mod x minus c less than delta and greater than 0 implies that fx minus l less than epsilon where x is taken from set A। डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। चलिए, क्या कहा जा रहा है? माना कोई फंक्शन f है जिसका डोमेन हमने a लिया और जो डोमेन है वह r का सबसेट है। फंक्शन का डोमेन हमने a लिया और को डोमेन हमने r लिया। c जो है क्लस्टर पॉइंट रहना चाहिए किसका? a का मतलब डोमेन का। तो अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि हम जो है किसी फंक्शन की जब लिमिट डिफाइन कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पर लिमिट डिफाइन करना है वह पॉइंट फंक्शन के डोमेन का क्लस्टर पॉइंट रहना चाहिए। अगर वह पॉइंट फंक्शन के डोमेन का क्लस्टर पॉइंट नहीं है तो हम उस पॉइंट पर लिमिट की बात नहीं कर सकते हैं। तो माना c जो है
क्लस्टर पॉइंट है किसका, ए का, माने जो फंक्शन रहेगा उसके डोमेन का क्लस्टर पॉइंट रहना चाहिए जिस पॉइंट पर हम लिमिट डिफाइन करने जा रहे हैं। जिस पॉइंट पर हमें लिमिट पता करना है वह पॉइंट फंक्शन के डोमेन का क्लस्टर पॉइंट रहना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। तो हम कहते हैं कि एक रियल नंबर यल उस फंक्शन की लिमिट है सी पॉइंट पर यदि, अब यदि के बाद आगे देखिए, फॉर ईच मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, जो प्रत्येक फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो का मतलब ग्रेटर देन जीरो कोई संख्या है तो उसको पॉजिटिव संख्या, हर पॉजिटिव संख्या के लिए, और उसका नाम हमने एप्सिलॉन ले लिया, हर एप्सिलॉन के लिए जो क्या है पॉजिटिव है, मतलब एप्सिलॉन क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 1000 10,000 1,00,000 कुछ भी हो सकता है। हर एप्सिलॉन के लिए आपको कम से कम एक नंबर खोजना है, और जो नंबर खोजना है वह किस पे निर्भर कर रहा है, एप्सिलॉन पे। आप इसको नहीं लिखते तो भी चलता, आपको कम से कम एक नंबर खोजना है जो डेल्टा है नाम दिया उसका, और वह पॉजिटिव खोजना है। इस तरह से खोजना है, सच दैट, इस प्रकार से खोजना है कि जब यह कंडीशन होल्ड हो तो यह इम्प्लाई करे, मतलब यह कंडीशन अगर हो रही तो यह होनी चाहिए, यह कंडीशन होल्ड हो तो इम्प्लाई करे कि यह कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए, और इस कंडीशन में जो x हमने लिखा है वह फंक्शन के डोमेन का रहना चाहिए, बाहर का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो एक यहाँ पर हमें एक रिजल्ट की ज़रूरत है, एक रिजल्ट की ज़रूरत यह है। अच्छा, इसमें दो बातें लिखी हुई हैं, इसको अगर हम ढक लें तो क्या बन रहा है, यक्स माइनस सी का माड जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आप जो है मॉडुलस जो है क्लास 12 में पढ़े हुए हैं कि किसी संख्या का माड अगर जीरो से बड़ा है तो वह संख्या, यहाँ संख्या को हमने ले लिया एक्स माइनस सी, किसी संख्या का माड जो है जीरो से बड़ा है तो वह जीरो नहीं रही होगी, वह नंबर जीरो नहीं रहा होगा, मतलब यक्स माइनस सी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वह जीरो रहेगा तो उसका माड भी तो जीरो आएगा। तो इस वाली से हमें यह निकल रहा है, दैट इज, इस वाली इनइक्वालिटी से निकल रहा है कि यक्स जो है सी के बराबर नहीं रहेगा। अच्छा, अगर इसको हम ढक लें तो इससे क्या निकल रहा है, इस वाली इनइक्वालिटी को ओपन करना है तो यहाँ साइड में ओपन करके बता देते हैं आपको। अगर कहीं पर लिखा है x माइनस सी लेस देन डेल्टा, इसको ओपन कैसे किया जाता है, आप क्या करिए, केवल आपको तरीका बता देते हैं ओपन करने का। आप जो है जो डेल्टा लिखा हुआ उसको लेफ्ट में लाइए और लिख दीजिए माइनस डेल्टा, और जो डेल्टा था उसको रहने दीजिए और बीच से मार्ड को हटा दीजिए और यही निशान लगा दीजिए x माइनस सी। इस तरह से इसको ओपन करना है। जो यहाँ पर डेल्टा है लेफ्ट साइड में ला के माइनस डेल्टा लिख दीजिए, डेल्टा वहाँ कॉपी कर लीजिए और यहाँ से मार्ड हटा दीजिए और जो है वही साइन यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इनइक्वालिटी को अगर ढक लिया जाए तो अब देखिए c को अगर इधर ट्रांसफ़र किया जाए तो माइनस सी है तो प्लस सी बन जाएगा। तो इधर जब c आएगा तो c माइनस डेल्टा, यहाँ पे बनेगा c माइनस डेल्टा, यक्स को वहीं रहने दिया। अब इसको ढक लीजिए, अब c को उधर भेजेंगे तो c जाके प्लस बनेगा, तो यह बनेगा c प्लस डेल्टा। तो इस लाइन का अर्थ यह है, तो इस लाइन का अर्थ है कि जो x हो वह c प्लस डेल्टा से छोटा हो और c माइनस डेल्टा से बड़ा हो, इम्प्लाइज दैट। अच्छा, सिमिलरली इसको जब ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, इस वाली लाइन को ओपन करना होगा तो लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को लेफ्ट में लाइए माइनस एप्सिलॉन और यह माड हटा लीजिए एफ एक्स माइनस एल इज। अब क्या करिए, एक इनइक्वालिटी को हटा, एल को इधर भेजेंगे एल माइनस एप्सिलॉन, एल को उधर भेजेंगे एल प्लस एप्सिलॉन, बीच में एफ एक्स लिखा एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन वेयर यक्स इज फ्रॉम ए। यक्स जो है c माइनस डेल्टा से बड़ा है और c प्लस डेल्टा से छोटा। जब कभी यक्स इससे बड़ा हो इससे छोटा हो तो यह गारंटी हो कि जो यक्स का आउटपुट है एफ ऑफ यक्स, यक्स के आउटपुट को एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं अंडर फंक्शन एफ, वह इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा समझ लिया जाए। तो इसमें एक चीज़ आपको यह समझना है कि हर एप्सिलॉन के लिए आपको जो है डेल्टा खोजना है। तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा खोजना है कि यह शर्त सेटिस्फाइड हो जाए। तो कब जो है आप लिमिट, कब आप बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है,
अगर जो है आप हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा खोज ले रहे हैं तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर जो है कोई ऐसा एप्सिलॉन आपको दे दिया जाए जिसके लिए आप डेल्टा नहीं खोज पा रहे हैं तो बोला जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसको एक गेम की तरह सोच सकते हैं आप, एप्सिलॉन डेल्टा गेम। तो जो यह एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा खोजना है इसको एप्सिलॉन डेल्टा गेम की तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक गेम खेलते हैं जिसमें 2 प्लेयर हैं, एक हम हैं एक आप हैं। हम एक गेम खेल रहे हैं आपके साथ जिसमें 2 प्लेयर हैं, एक हम हैं एक आप। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि एप्सिलॉन देना, और आपका काम क्या है कि उस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा वापस करना हमें। हम आपको एप्सिलॉन देते जा रहे हैं, एप्सिलॉन देते जा रहे हैं, आपका काम क्या है, आप जो है डेल्टा खोजते जा रहे हैं। तो अगर जो है यह गेम जो है लाइफ टाइम चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे, मतलब आप हमेशा डेल्टा हमें देते रहें, तो बोला जाएगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर वह गेम सीमित समय के लिए होगा, मतलब आप फेल हो गए कभी न कभी, कभी ऐसी स्थिति आई कि आप डेल्टा नहीं खोज पा रहे हैं, तो बोला जाएगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो एप्सिलॉन डेल्टा गेम में यह करते हैं कि हम आपको एप्सिलॉन देते हैं, आप उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा हमें देते हैं। तो अगर हम आपको कोई एप्सिलॉन ऐसा दे दें जिसके लिए आप डेल्टा न खोज पाएँ, इसका मतलब जो है हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा नहीं खोज पाएँ, तो बोला जाएगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इस डेफिनेशन से घबराइए नहीं, क्योंकि जो है जो प्रॉब्लम रहेंगी, क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, वहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही करेंगे। मान लीजिए कोई सेट ए या सी पॉइंट है, सी जो ए का जो है क्लस्टर पॉइंट है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसे है, या किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर यह सी है, मान लेते हैं एल यहाँ पर है, एल। अच्छा, एल को जो है इस पॉइंट, यह फंक्शन का ग्राफ है y बराबर एफ ऑफ एक्स। यल को इस फंक्शन की पॉइंट सी पर लिमिट पॉइंट और लिमिट कहा जाता है यदि हर एप्सिलॉन के लिए। अच्छा, यहाँ पर जब आप हर एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं तो जो कंडीशन लिखी थी उसको समझ लीजिए। कंडीशन क्या लिखी थी फाइनली? लिखी थी कि यक्स जो है सी के बराबर नहीं होना चाहिए, और लिखा था कि जो एक्स है वह सी प्लस डेल्टा से छोटा, सी माइनस डेल्टा से बड़ा हो। तो यह इम्प्लाई करे कि जो है एफ ऑफ यक्स जो है एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो। ध्यान से समझिए, हर एप्सिलॉन के लिए। तो अगर मान लीजिए हमने आपको एप्सिलॉन जो है 2 दे या 4 दिया, तो जब एल प्लस एप्सिलॉन की बात करेंगे तो एल अगर यहाँ पर है तो प्लस एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन दूरी ऊपर चले जाइए। जैसे एप्सिलॉन 1 हम देंगे तो 1 दूरी ऊपर चले जाइए, तो यहाँ पर चलेगा, यह हो गया एल प्लस एप्सिलॉन। एल से कितनी दूरी ऊपर गए? एप्सिलॉन दूरी। एल माइनस एप्सिलॉन क्या होगा? एल से एप्सिलॉन दूरी नीचे चले आइए, यह हो गया एल माइनस एप्सिलॉन। तो इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, एल माइनस एप्सिलॉन, इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वह सब एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होंगी और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी होंगी। अच्छा, इसको जो है 2 लाइन हमने बना लिया। इसका मतलब यह हुआ कि इस लाइन के, यह देखिए एक स्ट्रिप बन गई, एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई नंबर है यहाँ पर, तो क्या, तो अगर इस स्ट्रिप के बीच में आ रहा है, इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। अच्छा, स्ट्रिप जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक डेल्टा आपको खोजना है। सबसे पहले हम आपको एप्सिलॉन देंगे। एप्सिलॉन जैसे हमने आपको 1 दिया, एप्सिलॉन हमने आपको 1 दिया, 1 ऊपर गए 1 नीचे, एक स्ट्रिप बना लिया। तो जो है आप जो एप्सिलॉन हम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, एप्सिलॉन हम छोटा देंगे तो स्ट्रिप पतली बनेगी, एप्सिलॉन बड़ा देंगे तो स्ट्रिप जो है बड़ी बनेगी। जैसे एप्सिलॉन हमने आपको 10 दे दिया तो इस स्ट्रिप की चौड़ाई 10 हो गई। एप्सिलॉन हम बदल रहे हैं तो यल को सेंटर मान के, मतलब मिड पॉइंट मान के, जो स्ट्रिप बन रही है उसकी चौड़ाई कम ज़्यादा हो रही है।
एप्सिलॉन बढ़ा देंगे तो स्ट्रिप की चौड़ाई ज़्यादा होगी, एप्सिलॉन छोटा देंगे तो स्ट्रिप की चौड़ाई छोटी होगी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यल को मिड पॉइंट मान के जितनी भी स्ट्रिप बनाई जाए उसके लिए हमको एक ऐसा डेल्टा खोजना है, तो अब डेल्टा सी के अबाउट खोजना है। तो हम लोगों को एक ऐसा डेल्टा खोजना है, तो सी से डेल्टा आगे जाइए तो बनेगा सी प्लस डेल्टा, यह दूरी डेल्टा, डेल्टा पीछे आइए यह बनेगा सी माइनस डेल्टा। तो हमें एक ऐसा डेल्टा खोजना है कि जब कभी यक्स जो है इस हिस्से का मेंबर हो और साथ ही साथ डोमेन का भी मेंबर हो। यहाँ वाला जो यक्स लिया जा रहा है यह साथ ही साथ डोमेन का भी रहना चाहिए, बाहर का हिस्सा नहीं लेना है। मान लीजिए फंक्शन का डोमेन सिर्फ इतना दूर रहता तो आप इसी हिस्से में रहना है, आपको उससे बाहर नहीं निकल जाना है। मतलब इसमें से मेंबर उठाना है, लेकिन सिर्फ वही मेंबर उठाना है जो फंक्शन के डोमेन के हों, बाहर का हिस्सा नहीं उठाना। तो आपको एक ऐसा डेल्टा खोजना है, डेल्टा छोटा खोजिए चाहे बड़ा खोजिए, कि जब कभी यक्स इस हिस्से का सोचें, और साथ ही साथ मान लेते हैं कि जो है पूरा डोमेन में आ रहा है, जब कभी यक्स इस हिस्से का सोचें तो उसका आउटपुट जो है कहाँ पहुँचना चाहिए, इस हिस्से में। तो जैसे हम कहें इसका आउटपुट कितना है, तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। अब जहाँ पर वह लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है यह उसका आउटपुट है। तो यह कितना बड़ा है, जितनी इसकी ऊंचाई है। तो पॉइंट जो है इस स्ट्रिप के बीच में आया, मतलब जो यह वाला पॉइंट आया यह L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और इससे छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक ऐसा डेल्टा खोजना है कि जब कभी यक्स इस हिस्से का सोचे तो उसका आउटपुट इसी स्ट्रिप के अंदर पहुंचना चाहिए। इस तरह से आपको करना है हर एप्सिलॉन के लिए। अब डेल्टा बड़ा खोजेंगे तो बड़ा, इसको बढ़ाते जाइए, डेल्टा छोटा खोजेंगे तो इसके अबाउट छोटा सा बनाइए। तो हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक ऐसा डेल्टा खोजना है कि जब कभी यक्स इस हिस्से का हो तो उसका आउटपुट इसी स्ट्रिप में जाना चाहिए। तब बोला जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सी पॉइंट पर, अदरवाइज जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब आपको कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मैं दे दूं, आप हमको डेल्टा बता ही न पाएँ, तो बोला जाएगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसको एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इस डेफिनीशन में आपने यह समझा कि जो आप एप्सिलॉन घटा बढ़ा रहे हैं उससे यल के अबाउट स्ट्रिप जो है पतली और चौड़ी हो रही है। तो एक एग्जांपल आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेरीफाई दैट लिमिट x एज x गोज टू 1 बराबर 1। एक आसान सा एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आप एप्सिलॉन और डेल्टा का मतलब समझ जाएं। हमने कहा कि एक फंक्शन हमने दिया आपको fx बराबर x, हमने कहा कि जो है x गोज टू 1 पे इसकी लिमिट 1 होती है। वेरीफाई करिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनीशन से वेरीफाई करना है, मतलब हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा खोजना है। अच्छा, इस फंक्शन के डोमेन के बारे में नहीं बताया हमने, तो आप जानते हैं इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो इतना आपको डोमेन निकालना फंक्शन का आना चाहिए। तो जरा जो यहाँ पर fx की वैल्यू x दी हुई है, तो उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं। अच्छा, जो डेफिनीशन हमने लिखा है उसमें एक नोटेशन हमें लिखना था। तो डेफिनीशन के नीचे एक चीज़ लिख लीजिए आप कि in this case we say we write a limit of fx एज x गोज टू c बराबर है। डेफिनीशन के नीचे लाइन लिख लीजिए, अगर जो है x गोज टू c या x बराबर c पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वह l है, तो इसको नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए। तो चलिए यहाँ पर जो है इसकी, तो इसमें जो है सोचिए यहाँ fx की वैल्यू दिया हुआ है x, जो आंसर आया वह l की वैल्यू हो गया, और जो यहाँ पर जो पॉइंट यह दिया हुआ है x गोज टू, यह जो है c की वैल्यू हो गई। तो चलिए fx बराबर x जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप y बराबर x का ग्राफ आपको हमने पहली क्लास में जो बनाना बता दिया था। तो यह y बराबर x का ग्राफ है, y बराबर x का ग्राफ हुआ। l का मान 1 है, तो मान लेते हैं यह दूरी 1 है। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम साफ सुथरा बने। मान लेते हैं 1 है, x एक्सिस पर। उसी तरह से यह c है, c मतलब भी 1 है।
यह हमने C बनाया, यह C है और यह L है, यह C है। तो L को लिमिट तब बोलेंगे, अब डेफिनेशन को देखिए एप्सिलॉन डेल्टा, हर एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिलना चाहिए, इस तरह से मिलना चाहिए कि जब x को C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा के बीच का सोचें तो आउटपुट L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बीच का रहना चाहिए। तो कुछ पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए सोचा जाए, मान लीजिए हमने आपको एप्सिलॉन जो है, हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा खोजना है। अच्छा, एप्सिलॉन क्या हो सकता है? पॉजिटिव चीज़ कुछ भी लीजिए, मान लीजिए हमने एप्सिलॉन ले लिया 5 ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, 0.5 ले लिया। चलिए एप्सिलॉन हमने ले लिया 0.5, तो इसके लिए हमको एक डेल्टा खोजना है हर एप्सिलॉन के लिए। हम तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए खोज रहे हैं ताकि आप खोजना सीख जाएं, तरीका समझ जाएं। हर एप्सिलॉन के लिए हमको डेल्टा खोजना है और इस तरह से खोजना है कि जब हम x को इस हिस्से का सोचें और x c के बराबर नहीं है, वह यहाँ हाइड कर दिया हमने, तो आउटपुट जो है इस हिस्से में पहुँचना चाहिए, ठीक। और जो है, जो यक्स है वह डोमेन से बाहर नहीं निकालना है, डोमेन का ही रहना चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हमने एप्सिलॉन 0.5 दिया, तो जो L है, L प्लस एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? तो 0.5 ऊपर चले जा रहे हैं, तो 0.5 यहाँ, यह 0.5, यह 0.5, तो यह हो गया L प्लस एप्सिलॉन। L प्लस एप्सिलॉन का मतलब देखिए यह हो जाएगा 1.5 और L माइनस एप्सिलॉन यह हुआ, यह दूरी जो है 0.5 ले रहा हूँ, तो यह हो गया 0.5, एक में से घटाएंगे। तो अगर एप्सिलॉन हम इतना दे दें तो आप क्या करिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दीजिए, फिर आप क्या करिए, उसका प्रोजेक्शन निकाल लीजिए एक्स एक्सिस पे, वापस चलिए एक्स एक्सिस पे। तो इस एग्जाम्पल में आप यह देख सकते हैं कि जो यह एक जो है यह दूरी बराबर होगी इस फंक्शन के लिए, y बराबर यक्स फंक्शन के लिए यह दूरी और यह दूरी जो है आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अब डेल्टा हमें दीजिए और ऐसा डेल्टा हमें दीजिए कि जब यक्स को C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा के बीच का सोचा जाए तो आउटपुट उसी में पहुँचे। तो अब चलिए हम डेल्टा, मान लीजिए हमने आपको डेल्टा इतना बड़ा दे दिया, इतना बड़ा डेल्टा, इतना बड़ा अगर देंगे तो यह वाला पॉइंट बनेगा, यह दूरी अगर डेल्टा है, रियल लाइन पे जैसे कोई पॉइंट 1 है, एक बढ़ाना है तो एक दूरी आगे चले गए। इतने हिस्से को अगर मैं डेल्टा दूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो अगले पॉइंट को क्या बोलेंगे, 1 प्लस डेल्टा, मतलब C प्लस डेल्टा। पिछले पॉइंट को क्या बोलेंगे, अगर यह दूरी डेल्टा है तो पीछे आ रहे हैं तो बोलेंगे C माइनस डेल्टा। अगर मैं डेल्टा आपको इतना बड़ा दे दूँ तो क्या, डेल्टा इतना बढ़ा दे दो तो क्या जब कभी आप यक्स इस हिस्से का सोचेंगे तो आउटपुट जो है इसी हिस्से में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। इस हिस्से में पहुंचने का क्या मतलब है? इस हिस्से में पहुंचने का मतलब है कि जो है वह जो है L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है, L प्लस एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। तो आप हमें डेल्टा क्या दे सकते हैं? जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, हमने एप्सिलॉन कितने बड़े को बोला है, हमने एप्सिलॉन इसको बोला है, यहाँ से यह दूरी एप्सिलॉन है और यह दूरी भी एप्सिलॉन है। तो इस वाले एग्जाम्पल में यह देखिए यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो इस वाले एग्जाम्पल में यह टोटल जो है कितना हो जाएगा? इस वाले एग्जाम्पल में यह टोटल जो है यह 2 एप्सिलॉन है, तो यह 2 एप्सिलॉन है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ 1 था, तो 1 के अबाउट अगर आपसे पूछूं कि जो है यह दूरी कितनी होगी, तो यह दूरी भी एप्सिलॉन यहाँ से यहाँ तक है, यह 1 ली, और यह दूरी भी एप्सिलॉन है इस एग्जाम्पल में, क्योंकि यह एप्सिलॉन टोटल 2 एप्सिलॉन, तो यह भी 2 एप्सिलॉन होगा क्योंकि ये सीधा बन रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। तो आप हमें डेल्टा क्या दे सकते हैं? आप जो है डेल्टा जो है इतना छोटा दे दीजिए, अच्छा डेल्टा थोड़ा सा और बड़ा दे दीजिए, इतना बड़ा, तब भी जो है यक्स अगर इस हिस्से का सोचेंगे तो आउटपुट इसी में पहुंचेगा। तो आउटपुट इसमें पहुंचने का मतलब L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा रहेगा, L प्लस एप्सिलॉन से छोटा। जब कभी यक्स इस हिस्से का सोचें तो उसका आउटपुट इसी हिस्से में पहुँचना चाहिए। अच्छा, क्या आप हमें जो डेल्टा दे रहे हैं वह इतना बड़ा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेल्टा इतना बड़ा देंगे, यह मिड पॉइंट है, यहाँ से इतना डेल्टा मान रहा हूँ, तो अगर डेल्टा इतना बड़ा देंगे तो दोनों डेल्टा आगे गए डेल्टा पीछे गए तो इतनी दूरी हो जाएगी। तो क्या इस वाले हिस्से का कोई यक्स सोचेंगे तो आउटपुट इसमें पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप सोच रहे हैं तो आउटपुट पहुँच गया बाहर, तो मतलब L प्लस एप्सिलॉन से आगे चला गया, जबकि इनके बीच में आना चाहिए। तो आप डेल्टा यह नहीं दे सकते हैं, लेकिन डेल्टा तो जो है एप्सिलॉन से कम तो दे सकते हैं ना। तो यहाँ इसका मतलब आप यहाँ पर डेल्टा हमको जो है 0.5 एप्सिलॉन लिए हैं, तो उससे छोटा कुछ भी दे दीजिए,
मतलब डेल्टा जो है आप 0.2 दे दीजिए, या ऐसे कर सकते हैं जो डेल्टा आपको चाहिए वह जो है 0.5 से छोटा कुछ भी दे दीजिए। तो इसी तरह से इन जनरल इस प्रॉब्लम में इन जनरल फॉर ईच एप्सिलॉन वी फाइंड डेल्टा। अच्छा, जो डेल्टा हम खोज रहे हैं इस प्रॉब्लम में वह डेल्टा जो है हम आपको क्या दे सकते हैं। अच्छा, डेल्टा जो एप्सिलॉन के बराबर दे देंगे तो भी आउटपुट इसी स्थिति में पहुंचेगा। डेल्टा या तो एप्सिलॉन दे दें या एप्सिलॉन से छोटा भी दे सकते हैं। वी फाइंड डेल्टा बराबर एप्सिलॉन आर, कोई डेल्टा सोच लीजिए एप्सिलॉन से छोटा, फॉर ईच एप्सिलॉन वी फाइंड डेल्टा सच दैट कंडीशन ऑफ डेफिनेशन is satisfied, therefore limit of x as x goes to 1 बराबर 1। इसका मतलब जो है उसकी लिमिट जो है 1 होगी। तो इसमें तो आपको पता चल गया 1 होगी। एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट न करे, तो आपको पता चलेगा कि कब हम हर एप्सिलॉन के लिए जो है डेल्टा नहीं खोज पाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा कम आपको समझ में आए, लेकिन आप इसके लिए समय दीजिए, घर पे सोचिए, एक रात सोचिए, 2 रात सोचिए, 1-2 महीने सोचिए, तो शायद आपको समझ में आ जाए। हम 10 साल से सोच रहे हैं तो आपको समझा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आप 1 घंटे पढ़े आपको समझ में आ जाएगा। आप उसको सोचिए, उसको समय दीजिए। आप भले से 1 साल बाद समझे, लेकिन 1 साल बाद भी अगर समझ गए तो भी बड़ी बात है आपके लिए। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ हम बनाते हैं, वहीं ग्राफ से समझ लिया जाए कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। या प्रूव दैट लिमिट ऑफ सिग्नम फंक्शन एट x goes to 0 does not exist, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपको बताए हैं और 0 पर बताना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। तो यहाँ बना लिया, तो यह पॉइंट मान लेते हैं 1 है, तो यह वाला हिस्सा खाली था। यह वाला पॉइंट मान लिया -1 है। यह सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ और 0 का आउटपुट 0 होता था। आप पिछली क्लास में देख सकते हैं ग्राफ कैसे बना। यह जो है यह ग्राफ का हिस्सा है, यह ग्राफ का हिस्सा है। 0 पर हम जो है लिमिट पूछ रहे हैं, तो चलिए 0 पे लिमिट पूछ रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट को ऐसे लिख देते हैं, सिग्नम फंक्शन की लिमिट जो है 1 नहीं होगी, और लिमिट सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि जो सिग्नम फंक्शन है इसकी लिमिट -1 भी नहीं होगी। और इसी आप जो है इसी तरह जो है सोच सकते हैं कि जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए हम तो आपको बताते हैं कि उसकी लिमिट 1 क्यों नहीं होगी। तो अगर यह 1 है तो 1 तो लिमिट तब होती, उसकी लिमिट 1 मतलब जो है एल की वैल्यू 1, तो 1 आपको बताते हैं। दूसरा वाला आप जो है अपने से सोचेंगे, या दूसरा वाला पार्ट हम दिखाने जा रहे हैं कि जो सिग्नम फंक्शन है यह f ऑफ x की वैल्यू हुई, यह जो है c की वैल्यू हुई, यह c है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो 1 है इसकी लिमिट नहीं हो सकती। अच्छा, लिमिट नहीं हो सकती तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से वेरीफाई करना है। अगर हम हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा खोज ले रहे हैं तो बोलेंगे हाँ लिमिट है, और जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, और जो है कम से कम एक एप्सिलॉन हमें ऐसा दे दिया जाए जिसके लिए हम डेल्टा नहीं खोज पा रहे हैं, जो डेफिनेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, तो बोला जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलिए मान लीजिए हमने आपको एप्सिलॉन दे दिया, कुछ कम ही देते हैं एप्सिलॉन। चलिए मान लीजिए हमने आपको एप्सिलॉन दे दिया, चलिए 0.1 ले लीजिए या 0.2 ले लीजिए। हमने कहा आप हमें डेल्टा खोज के दिखाइए
जो डेफिनेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो एप्सिलॉन 0.2 लेने का मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर चले गए, इससे थोड़ा सा नीचे, तो यह बन गया L प्लस एप्सिलॉन, यह हो गया L माइनस एप्सिलॉन। अच्छा, यह दूरी जो है 0.2 लिया, तो 0.2 ऊपर गए, 0.2 नीचे चले हैं। तो हमने कहा कि डेल्टा खोज के दिखाइए। तो अब देखिए आपके मन में हो सकता है डेल्टा क्या मिलेगा। चलिए, डेल्टा आप कितना भी छोटा खोजेंगे, मान लीजिए डेल्टा इतना छोटा आप खोज रहे हैं, तो यह बनेगा, डेल्टा इतना छोटा खोज रहे हैं तो C से डेल्टा आगे जाएंगे तो बोलेंगे वो पॉइंट है C प्लस डेल्टा, और डेल्टा पीछे आएंगे तो बोलेंगे C माइनस डेल्टा। जैसे नंबर लाइन पे आप सोचते हैं 2 है, हमने कहा कि 1 आगे जाइए तो 2 + 1 3 बन जाता है, उसी तरह से। तो आप कितना भी छोटा डेल्टा खोजेंगे, क्या उसके अंदर के हर, अगर यक्स इधर का सोचे माने C माइनस डेल्टा से बड़ा और C प्लस डेल्टा से छोटा, क्या आउटपुट इसी हिस्से में पहुंच रहा है? तो चेक करते हैं। अगर हमने यक्स इधर वाले हिस्से का सोचा तो इसका आउटपुट कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, मतलब इसी हिस्से, आउटपुट वाई एक्सिस पे आएंगे तो इसी के बीच में पहुँचा ना, मतलब L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, L प्लस एप्सिलॉन से छोटा। अगर यक्स यहाँ का सोचें तो उसी में पहुँच रहा है आउटपुट, लेकिन अगर आप यक्स इधर का सोच लें तो आउटपुट उस पर नहीं पहुँचेगा, आउटपुट नीचे पहुँचने लगा। इसका मतलब आप कितना भी छोटा हमको डेल्टा देंगे तो उधर वाले हिस्से का आउटपुट तो उसमें पहुंचेगा, लेकिन इधर वाले हिस्से का आउटपुट उसमें नहीं पहुंचेगा, बाहर निकल जाएगा, उससे दूसरी तरफ पहुंच रहा है। इसका मतलब डेल्टा कितना भी छोटा देंगे, इतना छोटा देंगे, तब भी जो है इधर वाले हिस्से का आउटपुट उसमें नहीं पहुंचेगा। तो आप डेल्टा यहाँ पर नहीं खोज पाएंगे, कितना कोई भी डेल्टा खोजिए, उसके अंदर का हर यक्स सोचेंगे, आउटपुट उसमें नहीं पहुंचेगा। अच्छा, इसमें नहीं पहुंचने का मतलब डेफिनेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए इस वाले फंक्शन की लिमिट 1 नहीं हो सकती। सिमिलरली आप सोच सकते हैं कि इसकी लिमिट -1 भी नहीं हो सकती है।